हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया जितना भी प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चन है उसको सेट बाय सेट पढ़ते आ रहे थे, जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी मतलब रेलवे के विभिन्न जितना भी एग्जाम है सब में पूछा गया। अब तक जो 15,000 क्वेश्चन है उसको सेट बाय सेट पढ़ते आ रहे थे, है ना। तो हम लोग अभी विश्व भूगोल पढ़ रहे थे, जो कि 9 सेट तक पढ़ चुके थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले थे सेट नंबर 10, और आज ही विश्व भूगोल खत्म हो जाएगा और कल हम लोग नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है 501 नंबर क्वेश्चन। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अड़िये कहते हैं। क्या कहते हैं? अड़िये, है ना, अड़िये कहते हैं। अ, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, उसे हम अड़िये कहते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, है ना। क्या है कि कोरियोलिस बल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये बात बिल्कुल गलत है ना। यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होती है, ये बात बिल्कुल गलत है ना। देखिए कोरियोलिस जो बल होती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है ना। कोरियोलिस बल की बात करते हैं तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है, न कि वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 503 नंबर क्वेश्चन। देखिए वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने में वह बल जो पृथ्वी के अपने धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होती है और हवा की दिशाओं को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर, है ना, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं ना। घूर्णन गति के कारण कौन सा बल? कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 504 नंबर। देखिए जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, है ना। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, है ना। तो ये दिया गया था इराटोस्थनीज के द्वारा ना। जियोग्राफी शब्द का बात करते हैं तो ये इराटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है 505 नंबर क्वेश्चन। देखिए मौसीम शब्द, है ना, मौसीम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है ना। मौसीम शब्द जो है किस भाषा से संबंधित है? मौसीम शब्द ये है अरबी शब्द, है ना। मौसीम जो है अरबी शब्द है। मौसीम मौसीम का बात करते हैं तो ये अरबी शब्द है। ठीक है ना। उसके बाद भूगोल के जनक, भूगोल का जनक कौन है? तो वो है इराटोस्थनीज कहते हैं उसे ना। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इराटोस्थनीज को हम भूगोल का जनक कहते हैं, है ना। उसके बाद माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? तो वो है पेरू में, है ना। माचू पिच्चू कहाँ पर? पेरू में स्थित है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम 508 नंबर क्वेश्चन, 508 नंबर क्वेश्चन, है ना, ये रहा। टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? टेक्सोल, टेक्सोल का बात करें तो ये सूची वृक्ष से निकाला जाता है ना। सूची वृक्ष से क्या निकाला जाता है? टेक्सोल, है ना, जो कि एक कैंसर रोधी दवा होता है। कौन? टेक्सोल जो होता है कैंसर रोधी दवा होता है, जो कि सूची वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद है एक प्राकृतिक क्षेत्र में डैश की समानता होती है। एक प्राकृतिक क्षेत्र में डैश की समानता होती है, तो ये जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है ना। एक प्राकृतिक क्षेत्र में डैश की समानता होती है तो जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। ठीक है। उसके बाद है 510 नंबर क्वेश्चन। देखिए केनावरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है डैश के समुद्र तट पर स्थित है। केप केनावरल केप केनावरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष यानों को, है ना, अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है डैश के समुद्र तट पर स्थित है। तो ये है फ्लोरिडा, है ना। फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है केप केनावरल, है ना, जो कि अमेरिका में पड़ता है। क्या है कि यहाँ पे अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है कहाँ पे? केप केनावरल में, जो कि फ्लोरिडा के समुद्र तट पर स्थित है ना। उसके बाद है जब डैश के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। जब डैश के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है। तो देखिए ये भौगोलिक विगलन के साथ, है ना, भौगोलिक विगलन के साथ भिन्नता होती है तो जाति विद्भव होता है ना। उसके बाद हम आते हैं 512 नंबर क्वेश्चन में। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक नीचे गिर जाती है तो क्या इंगित करता है? बैरोमीटर का जब पारा अचानक नीचे आता है तो बेहद तूफानी
मतलब तूफान को इंगित करता है ना। पाठ्यांक जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है, तूफान का संकेत होता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 513 को देखते हैं ना। ये रहा 513 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। देखिए, खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है ना। खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है ना। खाड़ी क्या होता है, बिल्कुल घिरा हो सकता है, ये क्या है, गलत है। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 514 में। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है। डॉगर बैंक, बैंक है ना, डॉगर बैंक जो है पश्चिमी यूरोप में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये मछली पकड़ने के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। कौन, डॉगर बैंक है ना, पश्चिमी यूरोप में पड़ता है डॉगर बैंक, जो कि मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। उसके बाद ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि अनुसार डैश राशि चक्र है ना, राशि कितने होते हैं, तो राशि का अगर हम बात करें तो ये 12 होता है ना। राशि कितने होते हैं, 12 होता है, जो कि कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, और क्या होता है, कर्क, सिंह, और तुला, कन्या, वृषक, धनु तथा मकर होता है, मतलब 12 राशि होता है। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 516, जियोग्राफिकल इंडिकेशन डैश की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोले तो जीआई डैश की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है, तो वो है उपज से, है ना, उपज से संबंधित है। अब हम आते हैं 517 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब जो 12 राशि है इनमें से कौन सा नहीं है, उस राशि में से ये इनमें से कौन नहीं होता है, तो वो है ओफियूकस। ओफियूकस ये राशि नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 518 में, है ना। देखिए, ये रहा, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है। ग्लेशियर में अगर गहरी दरार होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम क्रेवास कहते हैं ना। ग्लेशियर में जब गहरी दरार होता है तो क्या कहा जाता है, उसे क्रेवास कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद 519 नंबर देखिए, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है, तो ये गोंडवाना लैंड से अलग होती है ना। कहाँ से, गोंडवाना लैंड से अलग होती है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 520 में, है ना। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहत विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक वृहत विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है, मेजर टेक्टोनिक प्लेट का उदाहरण है, कौन है, तो वो है पैसिफिक प्लेट, है ना। कौन सा है, पैसिफिक प्लेट। उसके बाद है गर्मियों के मौसम की शुरुआत, रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देती है उसे डैश कहा जाता है। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों में, है ना, गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों में जो तारामंडल दिखाई देता है उसे डैश कहा जाता है, उसे हम सप्तर्षि मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तर्षि मंडल कहते हैं। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों में जो तारामंडल दिखाई देता है वो कौन होता है, सप्तर्षि मंडल कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 522, कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। कांगो नदी, है ना, कांगो नदी पर निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है, तो कौन सा बांध है इसमें से कांगो नदी पे, वो है इंगा बांध। कौन सा बांध है, इंगा बांध से उत्पादन होती है 40,000 मेगावाट की बिजली, जो कि कांगो नदी पर स्थित है ना। उसके बाद आते हैं 523 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है ना। इनमें से कौन सा भारत के संबंध में गलत है ना। तो देखिए, भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये बात गलत है ना। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नौ कि नहीं कि दक्षिणी गोलार्ध में ना। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। और ये सभी भारत के बारे में सही है ना। आप पढ़ सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट करके। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 524 में। ठीक है, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है ना। ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल कॉमन्स का भाग है, तो क्या हो जाएगा, तो इनमें से अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका जो है ग्लोबल कॉमन्स का भाग है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 525। ठीक है, हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं ना।
क्या है कि हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करता है। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं भूगोलवेत्ता। क्या कहते हैं? भूगोलवेत्ता कहते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 526 में। ये रहा, निम्न में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करती है ना। इनमें से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करती है? तो बांग्लादेश के साथ करती है ना। बांग्लादेश के, जो कि 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच के जो सीमा रेखा है। उसके बाद है, भारत की लगभग 10 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। भारत की लगभग 10 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो है 15,106 किलोमीटर, है ना। 15,106 किलोमीटर टोटल मिलाकर, मतलब भारत के साथ जो भी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है, सब मिलाकर के 15,106 किलोमीटर भारत साझा करती है विदेशी सीमा, ठीक है ना। उसके बाद है 528 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है ना। भारत का जो मानक समय है ना, भारत का जो मानक समय है पूर्वी देशांतर जिसे कहते हैं, वो मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना। मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उसके बाद 529 नंबर, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में फैला है ना। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में फैला है। तो भारत जो है ना 2.4 है ना, 2.4, यहाँ पे 2.3 दिया है लेकिन 2.4% होता है ना। 2.3% भू क्षेत्र में फैला है, बट इसका जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 2.4% है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 530 में। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो वो है द्रास। कौन सा है भारत का जो सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? वो है कौन सा? द्रास है। उसके बाद है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है ना। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वो है उड़ीसा, है ना। इनमें से अगर बात करें तो इन चारों में से उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से गुजरात, है ना, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हुआ और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उड़ीसा नहीं है ना। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 531 में, ठीक है। 531 का बात करें, सॉरी 532। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत का भू सीमा का बात करें तो 7 देश के साथ जुड़ी हुई है ना। 7 देशों के साथ जुड़ी है भारत का भू सीमा। कितने? 7 देशों के साथ। देखिए, ये भारत का भूगोल है ना, स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो मतलब इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। 525 है ना, 525 का बात करते हैं। 525 तक था विश्व भूगोल का क्वेश्चन। अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, है ना। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।